Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव सिंह सिविल में। ठीक है, तो दोस्तों हम आज आरसीसी की स्टडी करेंगे और इसकी हम एक क्लास पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने पढ़ा था वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, हमने पढ़ा था इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जितने भी टॉपिक थे मैंने सारे टॉपिक आपको कवर अप कराए थे। जितने पॉसिबल डेरिवेशंस थे वो डेरिवेशन कराए थे सभी, और काफ़ी आपको पसंद भी आई थी क्लास। तो जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं देखी है पहले वो पहली वाली क्लास देख लीजिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। ठीक है, इसके बाद फिर आज हम बात करेंगे दूसरी क्लास पर। ठीक है, जिसका नाम है लिमिट स्टेट मेथड। तो आज हम लिमिट स्टेट मेथड देखेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बाद सेकंड चैप्टर आपका लिमिट स्टेट मेथड। तो मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं सारा सिलेबस आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा दिया था, तो प्लीज़ पहले आप उसको देख लीजिए फिर आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लिमिट स्टेट मेथड में क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं, क्योंकि थंबनेल पे मैंने कुछ ही टॉपिक दिखा रखे हैं, जैसे पार्शियली सेफ्टी फैक्टर, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, लीवर आर्म, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये इसके अलावा और भी जितने टॉपिक हैं हम सारे के सारे टॉपिक कवर अप करेंगे इसमें। ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर, हम इसमें टोटल कॉन्सेप्ट देखेंगे। जितने भी पॉसिबल डेरिवेशन होंगे मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा, फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा आपको सारे के सारे। बहुत ध्यान से आपको समझना है। बट दोस्तों पहली क्लास और आज की क्लास में इतना डिफरेंस रहेगा। जो पहली क्लास थी हमने बोर्ड पे कवर की थी, वो अच्छे से मैंने आपको सारा कुछ समझाया था। तो जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था आरसीसी का मैंने वहाँ सारा कुछ समझा दिया था आपके लिए। ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, लीवर आर्म, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इन सब से आप पहले से ही परिचित हैं। तो इसलिए ये वाली जो क्लास है आपकी ये स्लाइड की फॉर्म में रहेगी, और जो भी कुछ मैं पढ़ाऊँगा वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, तो उसी से स्लाइड की फॉर्म में आप पढ़ेंगे। लिखे हुए नोट्स हैं मैं उनको आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं रहेगी। पहली वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई थी, बट ये वाली वीडियो काफ़ी छोटी रहेगी और आपको इजीली पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। और साथ में मैं आपको नोट्स भी पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेकेंड क्लास, लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, और सबसे पहली बात कि जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर लिमिट स्टेट मेथड। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर है आज का सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, और इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड पढ़ेंगे हम इसमें। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर। तो बहुत ध्यान से समझेंगे आप पार्शियली सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका क्या यूज है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है, पहले टॉपिक का नाम क्या है, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर। तो देखिए ध्यान से, किसे कहते हैं हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर। तो जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करते हैं लिमिट स्टेट मेथड से, ठीक है, तो हम डिज़ाइन करते समय ये बात बहुत ध्यान रखते हैं कि उस पर जो भी लोड आएगा उस लोड को वो स्ट्रक्चर आसानी से वियर कर ले, सहन कर ले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस लोड में पार्शियली सेफ्टी फैक्टर का यूज करते हैं। पार्शियली सेफ्टी फैक्टर की हिंदी होती है आंशिक सुरक्षा गुणांक, यानी कि ऐसा गुणांक जो हमारी स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखे, तो उसे कहते हैं हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, तो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर दो चीज़ों के लिए होता है, एक तो लोड के लिए होता है फॉर लोड, और दूसरा होता है फॉर मटेरियल। तो देखिए लोड के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है और मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, वैल्यू ऑफ पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। ठीक है, लोड के लिए क्या वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो देखिए लोड के लिए वैल्यू ध्यान रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यदि अगर आपको दो लोड दे रखे हों, यानी एक लाइव लोड दे दिया, एक डेड लोड, डेड लोड को हम इम्पोज्ड लोड भी कहते हैं। ठीक है, अगर दो लोड दे रखे हैं तो देखिए लोड का मतलब यहाँ फोर्स से होता है, तो एफ, गामा एफ से डिनोट करते हैं हम इसको। लोड के लिए जब हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू यूज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, गामा एफ। तो गामा एफ की वैल्यू यदि आपको दो लोड दे रखे हों, लाइव लोड और डेड लोड, तब तो कितना यूज करेंगे 1.5। और यदि तीन लोड दे रखे हों, लाइव लोड प्लस इम्पोज्ड लोड प्लस विंड लोड, कभी कभी विंड लोड की जगह अर्थक्वेक लोड भी आ जाता है, विंड लोड कहते हैं वायु भार को। ठीक है,
चल भार, और इम्पोज लोड जो है अचल भार होता है, वो एक तरह का अध्यारोपित भार भी कहते हैं हिंदी में इसको, और एक वायु भार। अगर 3 लोड दे रखे हों तो उस केस में हम 1.2 यूज करते हैं वैल्यू। तो ध्यान रहेगा लोड के लिए, यदि 2 लोड दे रखे हों तो आप आंशिक सुरक्षा गुणांक की वैल्यू 1.5 लेते हैं, और यदि 3 लोड दे रखे हों तो वैल्यू 1.2 लेते हैं। ये तो लोड के लिए वैल्यू होगी, समझ आ रहा है। दूसरी देखते हैं किसके लिए, मटेरियल के लिए। तो देखिए मटेरियल के लिए वैल्यू क्या होती है इसकी, तो वैल्यू ऑफ पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, इसको एम कहते हैं, एम फॉर मटेरियल, तो गामा एम से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए कंक्रीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी जेईई में कई बार पूछा गया है। तो कंक्रीट के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 1.5, और स्टील के लिए वैल्यू होती है 1.15, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मटेरियल के लिए वैल्यू क्या क्या है, अगर कंक्रीट होगा तो गामा एम की वैल्यू कंक्रीट के लिए 1.5 हो जाएगी, और अगर स्टील होगा तो स्टील के लिए 1.15। तो दोस्तों यहाँ से एक सवाल बनता है कि हम कंक्रीट के लिए पार्शियली सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा क्यों लेते हैं और स्टील के लिए कम क्यों लेते हैं। ऐसे ही आपने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी देखा था, वहाँ पर आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ली थी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आपने देखा था कंक्रीट के लिए तो 3 ली थी, और स्टील के केस में ली थी 1.5। ये WSM मेथड में था, ठीक है। WSM मेथड में कितना ली थी, कंक्रीट के लिए तो वैल्यू ली थी कितनी, 3, और स्टील के लिए ली थी 1.5। तो यहाँ भी देखो कंक्रीट के लिए ज़्यादा थी, स्टील के लिए कम थी, और LSM में भी कंक्रीट के लिए ज़्यादा है और स्टील के लिए कम है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो स्टील होती है वो हमारी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर की जाती है, यानी कि जो हम स्टील बनाते हैं, तैयार करते हैं, वो फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, जबकि कंक्रीट हम फील्ड पे ही तैयार कर लेते हैं। सीमेंट में सैंड, ग्रेवल और वाटर मिला करके जो कंक्रीट बनती है वो हम फील्ड पे ही करते हैं। तो इसमें कमियां हो सकती हैं कई सारी, बाकी स्टील जो होती है हमारी वो स्टैंडर्ड रहती है इसमें, इसलिए हम क्या करते हैं पार्शियली सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू या फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू स्टील के केस में कम यूज करते हैं। तो समझ आ गया आपको, इस वाले टॉपिक में सिर्फ इतना ध्यान रखना था कि पार्शियली सेफ्टी फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो मटेरियल के लिए कितनी कितनी होती है और लोड के लिए कितनी कितनी होती है। तो लोड के लिए ध्यान रखेंगे, अगर 2 लोड होंगे तो 1.5, और अगर 3 लोड होंगे, 2 लोड में 1.5 लेंगे आप, 2 लोड होंगे तो 1.5 और 3 लोड होंगे तो 1.2। और मटेरियल के केस में क्या क्या है, अगर कंक्रीट होगा तो 1.5, और अगर स्टील है तो 1.15। ये 4 वैल्यू दोस्तों आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस में यूज होगी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी आता है इसमें। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डिज़ाइन लोड, ठीक है। डिज़ाइन लोड क्या होता है, इसका यूज करेंगे हम डिज़ाइन वाले चैप्टर में। तो डिज़ाइन लोड को हम WD से डिनोट करते हैं इसको। तो देखिए जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक लोड दे रखा होगा, कैरेक्टरिस्टिक लोड का मतलब ये है किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर जितना भी लोड आ रहा है उस लोड में यदि हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, वो भी कौन सा, लोड वाली वैल्यू से। 2 लोड के लिए 1.5 थी, 3 लोड के लिए 1.2 थी, तो अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वैल्यू किसकी आती है हमारी, वो डिज़ाइन लोड की वैल्यू आती है। तो डिज़ाइन लोड क्लियर है यहाँ तक। एक होती है हमारी डिज़ाइन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो देखिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होती है, तो डिज़ाइन देखिए लोड के केस में तो हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, गामा एफ की। यहाँ पर क्या करेंगे, डिज़ाइन स्ट्रेंथ को FD से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, समझ पा रहे हैं, यानी कि सुरक्षा आंशिक सुरक्षा गुणांक से डिवाइड करते हैं। तो जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दे रखी है उसमें आप डिवाइड कर देंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू से, ठीक है, यानी आंशिक सुरक्षा गुणांक से आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। गामा एफ से हमने यहाँ डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो लोड के केस में गामा एफ से मल्टीप्लाई करते हैं और स्ट्रेंथ के केस में गामा एम से डिवाइड करते हैं। तो याद रहेगा दोनों फॉर्मूले, डिजाइन लोड निकालेंगे तो गामा एफ का गुणा करेंगे, और डिजाइन स्ट्रेंथ निकालेंगे तो गामा एम से डिवाइड करेंगे। गामा एम की वैल्यू आपको पता ही है, कंक्रीट के केस में कितनी लेते थे, कंक्रीट के केस में थी 1.5, और स्टील के केस में कितनी है 1.15, क्लियर। तो ये हो गई आपकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ। ये दोनों फॉर्मूले आपके डिज़ाइन वाले चैप्टर में यूज होंगे, जहाँ पर भी आपको डिज़ाइन स्ट्रेंथ या डिज़ाइन लोड निकालना होगा LSM मेथड से, समझ पा रहे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट वैल्यू आती है यहाँ पे कि हम स्टील के केस में, ठीक है, स्टील के केस में कितनी वैल्यू लेते हैं हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ की। देखिए स्टील के केस में हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को तो FY यूज करते हैं, ठीक है, FY कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को लेते हैं FY, और FY में हम क्या करेंगे, गामा एफ की वैल्यू से गामा एम की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो देखिए स्टील के केस में गामा एम कितना होता था 1.15, तो जब हम FY में 1.15 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है 0.87 FY, समझ पा रहे हैं। इस वैल्यू को याद रखिएगा दोस्तों। स्टील के केस में वैल्यू कितनी लेते हैं हम डिजाइन स्ट्रेंथ के 0.87 FY, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखना है आपको, इतना समझ आ रहा है। अब देखते हैं कंक्रीट के केस में। तो देखिए कंक्रीट के केस में जो हम वैल्यू लेंगे FD की यानी डिजाइन स्ट्रेंथ की, देखिए कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है उसको डिनोट करते हैं हम FC के से, ठीक है।
अगर हम एफ सी के में डिवाइड करते हैं 1.5 से, 1.5 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंक्रीट के केस में पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.5 होता है। तो जब आप 1.5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.67 एफ सी के। लेकिन आपको पता है जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट के केस में, वो किसी भी 15 सेंटीमीटर का एक क्यूब लेते हैं उसके लिए होती है। समझ पा रहे हैं, 15 सेंटीमीटर का आपने कोई भी क्यूब लिया उसके केस में होता है। लेकिन क्या हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो सारी क्यूब की फॉर्म में होगी? क्या बीम होती है क्यूब की फॉर्म में होती है, स्लैब क्यूब की फॉर्म में होती है? नहीं होती ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ड्यू टू साइज इफेक्ट, यानी साइज इफेक्ट के लिए एक बार और इसमें ये जो वैल्यू थी 0.67 एफ सी के, इसमें डिवाइड कर देंगे 1.5 से एक बार और। तो इसकी जो डिजाइन स्ट्रेंथ आती है वो आती है 0.45 एफ सी के। तो याद रखेंगे दोस्तों, मेन आपको ये याद रखनी है कि कंक्रीट के केस में जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है वो 0.45 एफ सी के होती है, और स्टील के केस में कितनी बताई थी, 0.87 एफ वाई। तो दोनों याद रहेंगी आपको, ठीक है। तो ये डिजाइन स्ट्रेंथ हो गई, यहाँ तक समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपका एक टॉपिक हो गया ये वाला कंप्लीट। कौन सा टॉपिक? जिसमें कि आपने ये जान लिया कि पार्शियली सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, इसके कारण डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी कितनी होगी, जिनका कि हम यूज करेंगे आगे फॉर्मूले में। अब देखिए कुछ अजम्पशंस देखते हैं, अजम्पशंस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। समझते रहना दोस्तों, ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसके 4-5-6 अजम्पशन है, मैं आपको एक एक करके सारे समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए अजम्पशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला अजम्पशंस है, बेंडिंग से पहले यदि कोई बीम, बेंडिंग से पहले यदि कोई बीम प्लेन होगी तो वह बेंडिंग के बाद भी प्लेन होगी। यानी कोई भी बीम है, ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ कोई बीम बना दी आपके सामने, ये कोई बीम थी, अगर ये बीम बेंड कर जाती है, देखिए बीम ने सपोज आप यहाँ पर बीम बेंड कर गई ऐसे करके, तो आपको पता है बेंडिंग से पहले अगर प्लेन है तो बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहेगी। जैसे अगर आप इसका कोई क्रॉस सेक्शन देखते हैं इधर, तो ये क्रॉस सेक्शन इधर भी कैसा रहेगा, प्लेन ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको क्या, कि बेंडिंग से पहले यदि कोई बीम कैसी है, प्लेन है, तो बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहेगी। ये पहला अजम्पशन था, ठीक है। पहला अजम्पशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सेकंड अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका कि हम यूज़ करेंगे डेरिवेशंस में। तो देखिए ध्यान से, दूसरा क्या है, स्ट्रैंड डायग्राम लीनियर, यानी कि एलएसएम मेथड में जो हमारा स्ट्रैंड डायग्राम, विकृति आरेख जो होता है वो लीनियर होता है, रेखीय। आपके सामने देखिए बना हुआ है लीनियर, ये वाला कैसा लीनियर है ना, ये मैं समझाऊंगा ये डायग्राम कैसे बना है। फिलहाल आप समझेंगे कि स्ट्रैंड डायग्राम लीनियर होता है, जबकि जो स्ट्रेस डायग्राम होता है, स्ट्रेस डायग्राम पार्शियली पैराबोलिक और पार्शियली रेक्टेंगुलर, यानी कि आंशिक रूप से तो देखिए आयताकार है, यहाँ से यहाँ तक कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और नीचे कैसा है, पैराबोलिक है। यहाँ पर समझ पा रहे ना, तो पार्शियली पैराबोलिक होता है, पार्शियली रेक्टेंगुलर होता है स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रैंड डायग्राम याद रहेगा, स्ट्रैंड डायग्राम कैसा था, लीनियर, और स्ट्रेस डायग्राम कैसा था, स्ट्रेस डायग्राम था पार्शियली पैराबोलिक और पार्शियली रेक्टेंगुलर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू क्या क्या है। तो देखिए ध्यान से, ये कोई बीम थी, तो हमने यहाँ पर स्ट्रैंड डायग्राम रखा है, तो जो इसके ऊपर वाले सरफेस पर, यानी सबसे ऊपर वाले सरफेस पर जो वैल्यू होती है स्ट्रेस की, वो होती है 0.0035 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। और जूम कर देता हूँ थोड़ा मैं, देखिए समझ पा रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.0035 स्ट्रेन की वैल्यू, विकृति की वैल्यू, ठीक है, ऊपर वाले सरफेस पर। और नीचे वाले सरफेस पर जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0.87 FY/ES प्लस 0.002, ये स्ट्रेन की वैल्यू है, विकृति की वैल्यू। अब देखिए जहाँ तक आपका डायग्राम कैसा था, आयताकार था, वहाँ तक देखा तो स्ट्रेस की वैल्यू होती है 0.002, यानी 0.002। तो देखिए ऊपर वाले सरफेस पे आपको समझ आ गया 0.0035 है, और नीचे वाले सरफेस यानी यहाँ पर, जहाँ तक रेक्टेंगुलर था वहाँ पर कितनी स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 है। इतना समझ पा रहे हैं। अब देखिए आगे, अब बात करते हैं स्ट्रेस की। तो जो स्ट्रेस है, मैंने आपको अभी बताया था, जो हम डिजाइन स्ट्रेस लेते हैं कंक्रीट के केस में कितना आया था 0.45 FC का आया था जस्ट अभी, ठीक है। और स्टील के केस में कितना लेते हैं 0.87 FY। मैंने कहा था इसका यूज होगा, तो यहाँ देख लीजिए आप, समझ पा रहे हैं इतना, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा अजम्पशन क्या था कि स्ट्रैंड डायग्राम लीनियर होगा, और स्ट्रेस डायग्राम कैसा होगा, स्ट्रेस डायग्राम पार्शियली रेक्टेंगुलर, पार्शियली पैराबोलिक। मैंने वैल्यू भी समझा दी। अब देखिए अगला अजम्पशन वैल्यू पे ही बेस्ड है, किस पे, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर कंक्रीट के केस में स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया था। कहाँ तक 0.002 तक रेक्टेंगुलर रहता है, देखिए, ठीक है।
यहाँ तक, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं पैराबोलिक, यहाँ पर देखिए बीच में कितना है, यहाँ पर बीच में यहाँ रहता है ये, यहाँ पर 0, क्योंकि आप जानते हैं न्यूट्रल एक्सिस पे वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों के साथ 0 है। अब यहाँ से अगर हम ऊपर चलें तो देखिए यहाँ से पैराबोलिक यहाँ तक है, यहाँ तक कैसा पैराबोलिक, तो जहाँ तक पैराबोलिक कहाँ तक है 0.002 तक पैराबोलिक है, और इससे ऊपर यानी 0.0035 तक कैसा है, रेक्टेंगुलर है। समझ पा रहे हैं, 0 से लेकर के यहाँ 0 से लेकर के और यहाँ तक 0.002 तक तो कैसा है, पैराबोलिक है ये, और इससे ऊपर 0.002 से 0.0035 तक कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो उसी को यहाँ समझाया गया है इसमें, ठीक है। एक कर्व देख लीजिए आप एक बार, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 से लेकर के 0.002 तक तो कैसा है, पैराबोलिक है। देखिए पैराबोलिक जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक पैराबोलिक, और इसके बाद 0.002 से 0.0035 तक कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ये कर्व है, आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको पूरा का पूरा जेई लेवल का पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ वैल्यू भी समझा रखी है। पहले था FC के, जब उसमें हम 1.5 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 0.67 FC के आया था। फिर साइज इफेक्ट के कारण एक बार और डिवाइड किए तो 0.45 FC के आया था स्ट्रेस की वैल्यू। इतना समझ आ रहा है कंक्रीट के केस में। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कौन सा टॉपिक, यानी कि अभी कंप्लीट नहीं, अभी और भी अजम्पशन होंगे, अभी 3 ही हुए हैं। नीचे देखिए आगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स हैं और मैंने इसकी फोटो कॉपी कराई थी, थोड़ा प्रिंट खराब था, इसकी वजह से ब्लैक हो गया, बट मैं आपको पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ सारा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो अगला अजम्पशन है अजम्पशन नंबर 3, कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ नहीं है, इसको मिसप्रिंट है, स्ट्रेन कर लेंगे आप, ठीक है। स्ट्रेन, इसको लिख लीजिएगा स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन, ठीक है। ये स्ट्रेन है, यानी कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन होती है 0.0035, जो कि ऊपर वाले सरफेस पर थी, आपने देखी थी अभी, ठीक है। समझ पा रहे हैं इतना। और अगर हम बात करें किसकी, टेंसाइल में, यानी टेंसाइल रेनफोर्समेंट में, अगला अजम्पशन है इसका, टेंसाइल रेनफोर्समेंट में मैक्सिमम स्ट्रेन, यहाँ भी स्ट्रेन कर लेना दोस्तों, ये स्ट्रेस गलत लिख गया है। स्ट्रेन का मान 0.87 FY/ES प्लस 0.002 से कम नहीं होना चाहिए। ये दूसरा अजम्पशन था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला अजम्पशन क्या है इसका, लास्ट अजम्पशन है ये, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ हम नहीं लेते हैं, केवल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेते हैं, जो कि आपको मैंने अभी बताई थी, कितनी आई थी, 0.45 FC के। तो इतना समझ पा रहे हैं। इस तरह से ये हो गए अजम्पशन, ठीक है। 5 अजम्पशन थे। बेंडिंग से पहले यदि कोई बीम प्लेन होगी तो वह बेंडिंग के बाद भी प्लेन होगी। दूसरा था स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होगा, और स्ट्रेस डायग्राम पार्शियली पैराबोलिक एंड पार्शियली रेक्टेंगुलर होगा। वैल्यू मैंने समझाई दी थी क्या क्या थी स्ट्रेन की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद अगला था मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी कंक्रीट के केस में 0.0035, और स्टील के केस में थी 0.87 FY/ES प्लस 0.002, ठीक है। और कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एनालिसिस कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाई LSM। यहाँ से आपको ध्यान से देखना, यहीं से न्यूमेरिकल बनते हैं, यहीं से फॉर्मूले आएंगे। देखिए यहाँ पर आपको समझा रखा है बीम का कोई क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। ये कोई क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपको, ये क्रॉस सेक्शन है। इसमें यहाँ पर टेंसाइल जोन में क्या डाल रखा है, स्टील की बार डाल रखी है वाली, ठीक। तो आपको इतना समझ आ रहा होगा। तो इसकी चौड़ाई जो दे रखी है वो कितनी है, B है। यहाँ तक स्मॉल d क्या है, प्रभावी गहराई है, मैं आपको पहले लेक्चर में सब समझा चुका था। और यहाँ से यहाँ तक टोटल डेप्थ है कैपिटल D, ठीक, ये कैपिटल D है। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं, ये जो लाइन जा रही है इसको कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो ये यहाँ से यहाँ तक न्यूट्रल एक्सिस की गहराई है। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर हमने x से डिनोट किया था इसको, अगर क्रिटिकल थी तो XC लिखा था, एक्चुअल थी तो XA लिखा था, बट यहाँ पर हम इसको XU से डिनोट करते हैं। समझ पा रहे हैं, XU से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रेन डायग्राम है जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया था, और इधर ये स्ट्रेस डायग्राम है। तो देखिए स्ट्रेस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर से मैं आपको स्ट्रेस डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखिए इधर ऊपर वाले सरफेस पर आपको पता है कितना स्ट्रेस था, 0.45 FC के, ठीक। नीचे कितना था, 0.87 FY, ये तो स्ट्रेस की वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पर फोर्स काम करेंगे, तो इसमें 2 कंप्रेसिव फोर्स लगेंगे। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर आपको पता है कंप्रेशन जोन होता है, तो एक तो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा कहाँ पर, यानी कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में, एक लगेगा पैराबोलिक सेक्शन में। एक तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में, एक लग रहा है पैराबोलिक सेक्शन में। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में हमने मान लिया C1 था, पैराबोलिक में मान लिया C2 था। तो C1 लग रहा है ऊपर से y1 दूरी पे, C2 लग रहा है ऊपर से y2 दूरी पे, ठीक है। और दोनों का जो CG है
यानी पूरे सेक्शन का जो सी जी है वहाँ पर लग रहा है सी फोर्स, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स सी लग रहा है, और ये लग रहा है ऊपर से बाई दूरी पर, ठीक है। आप इसको बाई बार लिख सकते हैं, बाई को बाई बार कर लीजिएगा। समझ आ रहा है? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो रेक्टेंगुलर सेक्शन के सेंटर पर लग रहा है फोर्स वो C1 है, पैराबोलिक के सेंटर पर जो लग रहा है वो C2 है, और ऊपर से C1 लग रहा है y1 दूरी पर, C2 लग रहा है y2 दूरी पर, y2 पर, और जो दोनों का टोटल फोर्स है C वो लग रहा है ऊपर से बाई बार दूरी पर, ठीक है, ये बाई बार है। इतना समझ आ रहा है? ये हो गया इसका स्ट्रेस डायग्राम। अब देखिए यहाँ से हम कुछ वैल्यू निकालेंगे डेरिवेशन कर करके, आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो मैं एक एक करता हूँ। देखिए पहले आप सिमिलर ट्रायंगल लेंगे, ये वाला जो स्ट्रेस डायग्राम का ये बन रहा है ना, यानी कि आपके सामने ये जो बन रहा है ये डायग्राम, इसका सिमिलर ट्रायंगल लेकर के पहले हम इस एक्स यू की दो वैल्यू निकालेंगे। एक तो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ तक कितनी वैल्यू है, और एक इसके नीचे, ठीक है। फिर से देखिए ध्यान से, यानी ये जो जा रहा है ये यहाँ पर ये लग रहा था, एक तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालेंगे और एक इससे नीचे निकालेंगे कितनी वैल्यू है। तो ऊपर वाले को मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक को x1 और नीचे वाले को मान लेंगे x2, ठीक है। तो x1 x2 निकालते हैं। देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया, सिमिलर ट्रायंगल उठा लिया। ये देखिए यहाँ पर ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल में हमने क्या किया, देखिए न्यूट्रल एक्सिस ये थी, तो जहाँ तक स्ट्रेन कितनी थी 0.002 थी, वहाँ तक तो हमने x1 मान लिया ऊपर से गहराई, और 0.002 से नीचे तक कितना मान लिया, x2 मान लिया। तो x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सबको पता होगी क्या होती है। तो देखिए बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज को, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें इसका आधार अपॉन इसकी ये वाली ऊंचाई। तो आधार कितना था इसका, ये वाला आधार हो गया, इधर देखिए ये 0.0035 अपॉन में इसकी ऊंचाई कितनी है टोटल ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक XU है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आधार बट्टे ऊंचाई, बेस अपॉन हाइट, ठीक। अब लेंगे छोटा वाला त्रिभुज जो बन रहा था, छोटा त्रिभुज देखिए ये वाला, ये छोटा वाला त्रिभुज ये, ठीक है। इस छोटे वाले त्रिभुज में क्या है आधार 0.002 और अपॉन में इसकी ऊंचाई कितनी है हमारी यहाँ से यहाँ तक x2, ठीक। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं x2 की, ठीक है। तो x2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 0.57 XU। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ मैं डेरिवेशन समझाने के लिए छोटी छोटी वैल्यू निकाल रहा हूँ। जो मेन वैल्यू है आपको बता दूंगा कौन कौन सी याद रखनी है, ठीक है। तो प्लीज़ करके कन्फ्यूज मत होना, आप ध्यान से समझते चलो बस। x2 निकल गया। अब अगर आपको ये x1 निकाला तो क्या करेंगे, इस टोटल XU में से इस x2 को माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा। तो हमने वही किया आगे, देखिए ध्यान से क्या कर रखा है, x1 कैसे निकाला है, XU में से x2 माइनस कर दिया तो 0.43 आ गया XU, ठीक है। x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, यहाँ तक समझ गए। ऐसे हम y1 y2 निकालेंगे। देखिए y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू, तो y1 और y2 देखिए ध्यान से, पहले डायग्राम देख लीजिए एक बार। डायग्राम थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। देखिए डायग्राम में ये था, ये आपको दिख रहा होगा, ये y1 है यहाँ पर, ये y1 है और ये y2 है, इन दोनों की वैल्यू। तो y1 तो क्या इस आयताकार सेक्शन के सेंटर पर काम कर रहा है, सेंटर है, और y2 क्या पैराबोला का सेंटर है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, देखिए अगर हम y1 की बात करें तो पैराबोला का रेक्टेंगल का सेंटर है, तो रेक्टेंगल का सेंटर का मतलब क्या हो गया, रेक्टेंगल की जितनी हाइट निकल के आई है, इसकी हाइट हम निकाल चुके हैं, अभी भी निकाले हैं आपके सामने, ठीक। इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी आई थी, यहाँ से यहाँ तक हम निकाले थे 0.57 यानी 0.43, कितना आया था ये, x1 आया था 0.43, ये रहा, ठीक, 0.43 XU आया था। तो इस 0.43 XU का आधा कर देंगे तो सेंटर निकल आएगा, यानी y1 की वैल्यू मिल जाएगी। समझाता हूँ ध्यान से, आप एक बार फिर से लिख करके अच्छे समझ लीजिएगा, स्लाइड की फॉर्म में, इसलिए टाइम बहुत लग जाएगा वरना। 0.215 XU आ गया। और y2 की जो वैल्यू, y2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए y2 कहाँ से निकालेंगे, देखिए y2 देखिए ध्यान से, ये y2 है इधर y2, तो यहाँ तक। तो देखिए y1 तो एक तो ये रहा y1, इसमें कितना जोड़ देंगे हम, यानी इसका नीचे वाले का CG और ऐड कर देंगे। y1 में क्या करेंगे हम, इसका CG और ऐड कर देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, y1 में सॉरी किसमें, यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल जो हाइट है ये वाली इसमें, और नीचे वाले का CG ऐड कर देंगे, यहाँ तक निकल आएगी दूरी। फिर समझ पा रहे हैं, ये तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, x1 था, x1 में अगर हम इतनी वैल्यू और ऐड कर दें इसका CG, तो आपको यहाँ से ईजिली क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगी आपको y2 की वैल्यू। देखिए ध्यान से y2 की वैल्यू कितनी आई है निकल के, तो y2 जो है ये आया है, यहाँ से देखिए थोड़ा और जूम कर लीजिए इसको, ये देखिए y2 0.43 XU प्लस में 3/8 डिस्टेंस फ्रॉम टॉप, ये होता है CG किसका, पैराबोला का CG होता है ये। इतना समझ पा रहे हैं। तो ये डेरिवेशन है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, मैं समझाता हूँ जल्दी से। देखिए y2 कितना है 0.43 XU है और 3/8 डिस्टेंस फ्रॉम टॉप, तो 0.43 XU प्लस 3/8 वो टॉप से डिस्टेंस कितनी आई थी हमारी निकल के, भी निकाली थी 0.57 XU। इसको सॉल्व किया हमने, तो ये जो वैल्यू आ गई निकल के, ये वैल्यू आ गई यहाँ तक, देखिए ये आ गई y2 की वैल्यू, सॉरी y1 की वैल्यू कितनी 0.644 XU। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, C1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये y2 था, नहीं सॉरी ये y1 था
और ये y2 था, दोनों निकल के y1 y2। इसके बाद C1 C2 निकालेंगे। ये छोटी छोटी वैल्यू आपको निकाल के दिखा रखी है, सिर्फ आप इनको समझ लें सिर्फ इजीली। उसके बाद जो जो फॉर्मूले यूज होंगे मैं आपको समझा दूंगा अलग से कौन कौन से फॉर्मूले हैं। देखिए C1 कैसे निकलेगा, ये फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है जो रेक्टेंगल पे लग रहा था, तो स्ट्रेस इनटू में एरिया। तो स्ट्रेस क्या होगा, कंक्रीट में आपको पता है कितना स्ट्रेस था 0.45 FC के, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, चौड़ाई गुणा गहराई, तो चौड़ाई कितनी थी B, और गहराई x1 की वैल्यू कितनी निकली थी 0.43 XU, दोनों का गुणा किया, सबको सॉल्व करके वैल्यू आ गई C1 की 0.19 XU FC के। इसी तरह से C2 निकालेंगे। C2 में क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू एरिया। पैराबोला का एरिया कितना होता है 2B/3 इंटू H की वैल्यू कितनी थी इसमें 0.57 XU, तो ये पैराबोला के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया इसके स्ट्रेस से, तो वैल्यू आ गई यहाँ से C2 की। ठीक है, अगर हम C1 C2 दोनों को जोड़ देंगे टोटल फोर्स आ जाएगा C। तो देखिए आगे टोटल कंप्रेसिव फोर्स, ठीक, टोटल कंप्रेसिव फोर्स देखेंगे कितना आ रहा है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स C1 C2 दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू ये आई है, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू 0.36 FC के BXU। सब कुछ भूल जाएं लेकिन आप ये बिल्कुल मत भूलिएगा कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू। अब तक जितना भी मैंने आपको बताया उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, C की वैल्यू 0.36 FC के BXU। ठीक है, इसके बाद एक बाई बार की वैल्यू इंपॉर्टेंट आएगी। बाई बार जो यानी कि C1 C2 दोनों की जगह पर लग रहा था, देखिए यहाँ पे ध्यान से एक बार बताता हूँ, ये वाला बाई बार, ये जो बाई बार लग रहा था यहाँ पर, ये दिख रहा है बाई बार, ये यहाँ पर जो बाई बार है यहाँ से यहाँ तक, इसकी वैल्यू तो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा x बार बाई बार के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो बाई बार का जो फॉर्मूला है वो लगा दिया मैंने यहाँ पर, C1y1 प्लस C2y2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। C1 की वैल्यू ऊपर निकाले थे, C1 की वैल्यू यहाँ तक रख दी ये वाली, फिर बाई1 की वैल्यू ये रख दी। इसके बाद C2 की वैल्यू देखिए ध्यान से, थोड़ा इधर कर देते हैं इसको, ठीक, देखिए C2 की वैल्यू और इनटू में y2 की वैल्यू अपॉन में फिर नीचे क्या कर दिया C1 प्लस C2 दोनों को जोड़ करके। मैं पढ़ के सुना देता हूँ एक बार क्या क्या लिखा, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा हो तो 0.19 BXU FC के, ये तो थी C1 की वैल्यू, ठीक, ये वाली वैल्यू C1 की थी। बाई1 की वैल्यू 0.215 XU थी, प्लस में फिर C2 की वैल्यू कितनी थी 0.17 BXU FC के, और बाई2 की वैल्यू थी 0.644 XU, और अपॉन में C1 C2 दोनों को जोड़ के जो कंप्रेसिव फोर्स आया था ये वाला यहाँ रख देनी चाहिए 0.36 FC के BXU। यहाँ तक समझ आ रहा है, इसको हमने सॉल्व किया आगे तक। ठीक है, सॉल्व करने के बाद बाई बार की ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, बाई बार की। तो बाई बार की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 0.42 XU। तो इसमें दो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको याद रखना है। एक तो बाई बार की वैल्यू, C की वैल्यू, एक तो ये वाली C की वैल्यू कितनी थी 0.36 यानी 0.36 FC के BXU, और एक वाई बार की वैल्यू 0.42 XU, 0.42 XU कह सकते हैं, 42 XU हिंदी बोल सकते हैं। ये दोनों वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक, कंप्रेसिव फोर्स कितना आया है, बाई बार की वैल्यू कितनी आई है, दोनों, केवल ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे, दोनों याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं, देखिए अब हम टेंसाइल फोर्स निकालते हैं, टोटल टेंसाइल फोर्स कितना है। तो टोटल टेंसाइल फोर्स देख लीजिए, टोटल टेंसाइल फोर्स आपको पता है स्ट्रेस इनटू एरिया। टेंसाइल स्ट्रेस कितना था 0.87 FY, और एरिया कितना होता है स्टील का AST। तो यहाँ से T की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.87 FY AST। ठीक है, तो ये होगी टेंसाइल फोर्स की वैल्यू, टोटल टेंसाइल फोर्स। तो तीन फॉर्मूले अब तक याद रखने आपको, कौन कौन से, एक तो C की वैल्यू, C वाला फॉर्मूला, ठीक, एक C की वैल्यू हो गई, एक हो गया बाई बार का मान, एक हो गया T की वैल्यू। तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ऊपर के आपको डेरिवेशन नहीं समझा कोई बात नहीं, आपको इन फॉर्मूलों को याद करना है। हालांकि मैं आपको समरी बता दूंगा क्या क्या है, समझ आ गया होगा यहाँ तक। आगे देखते हैं, अब देखिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपके। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें एनालिसिस में पहला टॉपिक है आपका, इसका नाम है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। देखिए हमने वहाँ पर भी निकाली थी क्रिटिकल और एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, यहाँ निकालेंगे एक्चुअल, और यहाँ क्रिटिकल को हम लिमिटिंग डेप्थ बोलेंगे। एक तो एक्चुअल डेप्थ है और एक रहेगी इसमें लिमिटिंग डेप्थ। तो पहले एक्चुअल डेप्थ को समझेंगे कैसे निकालना है। तो एक्चुअल डेप्थ निकालने के लिए बिल्कुल ईजी है, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000, ये RCC का IS कोड है। ठीक है, 456/2000 याद रखना आपको। तो इस IS कोड के अकॉर्डिंग LSM मेथड में टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स को हम बराबर रखते हैं, यानी C और T की वैल्यू बराबर रखी। तो यहाँ पर हमने C की वैल्यू पुट कर दी, कितनी है 0.36 FC के BXU, बराबर यहाँ टेंसाइल फोर्स की वैल्यू पुट कर दी 0.87 FY AST। तो यहाँ से जो XU को छोड़ करके ये जो XU है, इसके अलावा बाकी सबको ले जाओ दूसरी साइड, तो अपॉन में आ जाएगा नीचे, इधर आके अपॉन में आ गया ये। तो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया XU का, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FC के B। यहाँ तक समझ आ रहा है, ये हो गया इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि यूज होगा न्यूमेरिकल पोर्शन में, XU का मान। इतना समझ आ रहा है, आगे देखते हैं। अब
देखिए अब निकालेंगे हम लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसे आप क्रिटिकल वहाँ बोलते थे ना, यहाँ पर इसका नाम रहेगा लिमिटिंग डेप्थ या फिर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसका सिंबल है एक्स यू के नीचे LIM लिख देना लिमिट, या फिर एक्स यू के नीचे MAX मैक्स लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया एक्स यू लिमिट। देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें हम सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था सिमिलर ट्रायंगल। अभी इसमें क्या करेंगे आप, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, ऊपर आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल बनना है, तो यहाँ ऊपर जो हमने यहाँ से यहाँ तक का यूज़ किया इसका, तो इसमें क्या हो जाएगा 0.3, ये तो स्ट्रेंथ थी ऊपर 0.0035 अपॉन एक्स यू लिमिट बराबर ये ऊंचाई होगी। ठीक है, यहाँ तक तो आधार बट्टे ऊंचाई लगा लिया इसमें ट्रायंगल में। फिर से देखिए ये आधार है, ये ऊंचाई है, तो आधार बट्टे ऊंचाई यहाँ लगा दिया हमने यहाँ पर, और इसका भी आधार ऊंचाई। देखिए इसका आधार यहाँ से यहाँ तक कितना है आधार, तो आपको बता देता हूँ, ये वाला है टेंशन में जो आपकी स्ट्रेन की वैल्यू थी कितनी थी 0.87 FY AST बट्टे में ES और प्लस में 0.002। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ, और कम दिख रहा था बोल दे रहा हूँ सीधे आपको, यहाँ जो लिखी वैल्यू ऊपर ये वाली है, यही वैल्यू लिखी है यहाँ पर 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 अपॉन में इसकी ऊंचाई। देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी इसकी वाली, टोटल आपको पता है यहाँ से और ऊपर तक ये वाली, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल d है ये। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक स्मॉल d है, और आप स्मॉल d में से ये एक्स यू लिमिट निकाल देंगे तो आपको ये वाली ऊंचाई बच जाएगी यहाँ से यहाँ तक ये। तो वही किया, d माइनस एक्स यू लिमिट घटा दिया। अब इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे तक इसको सॉल्व किया। आप सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। एक्स यू लिमिट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये है 700D अपॉन 0.87 FY प्लस 1100, याद रहेगा 700D अपॉन 0.87 FY प्लस 1100 है एक्स यू लिमिट की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए अगर हम आगे जाके जो डिजाइन करेंगे, ये दोनों फॉर्मूले हो गए। एक तो फॉर्मूला आपको पता है यहाँ पर एक्चुअल का हो गया था, ये वाला एक्चुअल का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, और एक हो गया आपका लिमिटिंग डेप्थ का ये दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे इजीली। अब हम देखेंगे डिजाइन, यानी डिजाइन की वैल्यू क्या क्या लेंगे हम। अगर हम कहीं पर डिजाइन करेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स यू लिमिट की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है लिमिटिंग डेप्थ, इसकी वैल्यू देखेंगे। डिजाइन की वैल्यू क्या क्या इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। देखिए ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करती है ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, फॉर्मूला भी आपको दिखता रहेगा साथ साथ। तो देखिए फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है 700D अपॉन 0.87 FY प्लस 1100 था जो फॉर्मूला निकल के आया था। तो अगर हम यहाँ पर FY की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से XU की वैल्यू निकल के आ जाएंगी आपके सामने। तो देखिए FY की वैल्यू क्या क्या है, अगर हम FE 250 का यूज़ करते हैं तो FE 250 का यूज़ करने के लिए आपको FY की जगह पर 250 पुट करना है। तो यहाँ से XU लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 0.53D। अगर आप FY की वैल्यू 415 रखेंगे तो XU लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 0.48D। अगर FY की वैल्यू 500 रखते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 0.46D। समझ पा रहे हैं, तीनों वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग XU लिमिट की वैल्यू क्या क्या लेनी है, ये डिज़ाइन में यूज होंगी। जब मैं आपको बीम की डिज़ाइन कराऊंगा तो वहाँ पर बहुत हेल्पफुल है। आगे देखेंगे इसके बाद। अब देखिए अगला टॉपिक है लीवर आर्म, हिंदी में इसको कहते हैं उत्तोलक भुजा। ठीक है, तो आपको पता है लीवर आर्म क्या होती है, जेड बराबर D माइनस वाई बार। देखिए डायग्राम में मैं दिखाता हूँ आपको, यानी आपको लीवर आर्म को पता है क्या होती है, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये रहा, देखिए कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये कंप्रेसिव फोर्स है, इस कंप्रेसिव फोर्स और ये जो टेंसाइल फोर्स है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं हम लीवर आर्म, उत्तोलक भुजा। तो दूरी कितनी होगी, देखिए इधर देखिए, यहाँ पर आपको इतना दिखाई दे रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक की जो वैल्यू है नीचे तक की स्मॉल d है। अगर आप इस स्मॉल d में से और ये C तक की ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे इसको वैल्यू को निकाल के, यानी वाई बार की जो वैल्यू आई थी यहाँ तक वाई बार, ये जो वाई बार लग रहा था ना यहाँ से यहाँ तक, ये इस वाई बार को अगर आप माइनस कर देते हैं इस d में से, इस अब वाई बार को घटा दें अगर यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू ये वाली ये इसको, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या आ जाएगा, D माइनस वाई बार आएगा फॉर्मूला लीवर आर्म का। यानी लीवर आर्म कहते किसे हैं, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीवर आर्म। और लीवर आर्म का फॉर्मूला आपको समझ आ गया क्या होता है, Z बराबर D माइनस वाई बार। तो वाई बार की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आई थी 0.42 XU। तो यहाँ से आपका Z का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, D माइनस 0.42 XU। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखना है आपको। आगे वाला देखेंगे अब, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इसको कहते हैं हम प्रतिरोध आघूर्ण। मैंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में समझाई थी, तो वहाँ से आप डेफिनेशन समझ सकते हैं इजीली। मैंने बताया भी था कि बेंडिंग मूवमेंट का
विरोध करने के लिए बीम के अंदर से जो रेजिस्टिंग इंटरनल मूवमेंट जनरेट होता है उसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एम यू से डिनोट कर देंगे। आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी बार बार यू क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड में हम अल्टीमेट वैल्यू यूज करते हैं, इसलिए यू फॉर अल्टीमेट होता है। तो आपको एक्स के साथ यू लगाना है एक्स यू, एम के साथ लगाना है एम यू। ठीक है, तो इस तरह से आपको यू का ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखिए मैंने आपको WSM मेथड में बताया था कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स गुणा लीवर आर्म, या फिर टेंशन में निकालेंगे तो टेंसाइल फोर्स गुणा लीवर आर्म, यानी C/Z या फिर T/Z। तो पहले हम कंप्रेशन में देखते हैं, तो C/Z, C की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू क्या आई थी 0.36 FC के BXU, और Z की वैल्यू क्या है D माइनस 0.42 XU। तो यहाँ से MU का फॉर्मूला हो गया लिमिट स्टेट मेथड में 0.36 FC के BXU और D माइनस 0.42 XU। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। ऐसी टेंशन में निकालेंगे तो टेंशन में क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, मैंने बताया भी था क्या होता है T/Z होता है। ठीक है, तो T और Z की वैल्यू रख देंगे। T की वैल्यू क्या है 0.87 F/AST और Z की वैल्यू D माइनस 0.42 XU। तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन में और कंप्रेशन में, दोनों में। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU। अब आगे देखते हैं इसके बाद। अब देखिए इसका डिजाइन फार्मूला भी है, यानी डिजाइन में जो हम वैल्यू यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको बताई थी डिजाइन वैल्यू किसकी, XU लिमिट की बताई थी, वैसे हम MU लिमिट की या फिर MU मैक्स की वैल्यू यूज़ करेंगे डिजाइन फार्मूले में। तो जब हम डिजाइन फार्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे, देखिए ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स यहाँ से और यहाँ तक 0.36 FC के B, XU की जगह बस XU लिमिट लिख देना डिजाइन के केस में, और Z का मान सेम रहेगा D माइनस 0.42 XU की जगह XU लिमिट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ XU लिमिट की वैल्यू मैंने आपको ऊपर बताई थी 0.53 D, 0.48 D, 0.46 D, बताई थी ना 0.53 D, 0.48 D, 0.46 D। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर जो आगे की वैल्यू थी उसको मैं K से डिनोट कर दे रहा हूँ, KD कर दे रहा हूँ, 0.53 D ना लिख के KD, यहाँ भी KD लिख दिया मैंने। यहाँ से आपने क्या किया, D यहाँ से बाहर लिया, इसमें से कॉमन लिया, यहाँ D था तो D² बन जाएगा बाहर आके, तो क्या हो गया 0.36 FC के K यहाँ था और D², अंदर क्या बचा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 माइनस 0.42 K। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप K की वैल्यू यूज कर लेते हैं, K की वैल्यू क्या क्या है 0.53 D, ये देखो K की वैल्यू जो मैंने आपको XU के फॉर्मूले बताए थे वो है K की वैल्यू। ठीक है, देखिए K की वैल्यू दिखाते हैं आपको, ये है K की वैल्यू, ये रही, ये सब ये K की वैल्यू है, यहाँ से दिख रही है, ये सब की सब K की वैल्यू, पीछे D लगाया K/D है ना। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ से डिजाइन फार्मूला आ जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ K की जगह पे, इस K की जगह पे K की ऊपर वाली वैल्यू रखता हूँ, तो K की वैल्यू क्या क्या थी आपको पता है। देखिए अगर हम ग्रेड यूज कर रहे थे कितना पॉइंट, यानी FE 250 यूज कर रहे थे, तो उसके केस में कितना था 250 के केस में 0.53 D था, 0.53 रख देंगे। अगर हम इस K की जगह पे, ये जो K है अगर इस K की जगह पे कितना रखेंगे, इस K के प्लेस पे अगर हम रख देते हैं 0.53, तो 0.53 रख के सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से MU लिमिट की वैल्यू। तो आपको ये 3 वैल्यू है MU लिमिट की, जैसे XU लिमिट की वैल्यू थी वैसे ही MU लिमिट की। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको XU लिमिट की जो वैल्यू थी वो क्या क्या थी पॉइंट, ठीक है फिर से देखिए आपको बताता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं, यस देखिए इसके लिए तो वैल्यू कितनी थी 0.53 D। ठीक है, इसके लिए वैल्यू कितनी थी 0.48 D, और इसके लिए कितनी थी 0.46 D। समझ पा रहे हैं, ये तीनों वैल्यू हो गई किसकी, XU की जो वैल्यू थी। समझ गए। तो यहाँ से हम XU लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर ये आती है MU लिमिट की वैल्यू। तो इन MU लिमिट की वैल्यू को आप याद रखना, डिजाइन में सीधे सीधे यूज होंगी। ठीक है, कितनी है 0.149 FC के VD², 138 FC के VD² और पॉइंट में 133 FC के VD²। ये तीनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है। कितनी 0.149 FC के VD², 0.138 FC के VD², 0.133 FC के VD²। ठीक, FC के आपको पता ही है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट की। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कुछ नोट पॉइंट। देखिए नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि वी कांट यूज ओवर रेनफोर्स सेक्शन इन LSM। LSM मेथड में हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन यूज नहीं करते। WSM मेथड में आपको बताया था मैंने, बीम की 3 क्लास होती हैं। कौन कौन सी, अंडर रेनफोर्स्ड बीम होती है, बैलेंस बीम होती है और ओवर रेनफोर्स्ड बीम होती है। इसके साथ बीम लिख लेना, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया बीम। ठीक है, तो क्या क्या होती हैं, अंडर रेनफोर्स्ड बीम, बैलेंस बीम और ओवर रेनफोर्स्ड बीम। अंडर में क्या था, जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो कम रहती है लिमिटिंग से। ठीक है, बराबर होगी तो बैलेंस कह देंगे, और XU की वैल्यू ज़्यादा होगी XU लिमिट से तो उसे कह देंगे ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो ध्यान रखेंगे LSM मेथड में हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन यूज नहीं करते। अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन बन जाती है न्यूमेरिकल करते समय XU की वैल्यू ज़्यादा आ जाए XU लिमिट से, तो
उस केस में हम उसको बैलेंस सेक्शन मान करके डिजाइन करेंगे। ओवर रेनफोर्स सेक्शन एलएसएम मेथड में हम डिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है, यूज ही नहीं करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, ये एक थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट टॉपिक है ये आज का। तो इस तरह से आपका एलएसएम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार ध्यान से देखेंगे, टॉपिक क्या है, कंपैरिजन बिटवीन डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम। एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में क्या डिफरेंस है, दोनों में तुलना करनी है। डब्ल्यूएसएम मेथड देखिए ध्यान से, थ्योरी का क्वेश्चन है और इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं और अब तक आपने जितना पढ़ा था डब्ल्यूएसएम एलएसएम में पूरा निचोड़ है उसका ये, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है पॉइंट, इसमें कंक्रीट को इलास्टिक माना जाता है जो वास्तव में नहीं है, यानी हम डब्ल्यूएसएम मेथड में कंक्रीट को हमने इलास्टिक माना था, ठीक है, और लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, कंक्रीट फेल होने से पहले इलास्टिक से प्लास्टिक स्टेट में आ जाती है, ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये हुक के नियम का पालन करता है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये हुक के नियम का पालन नहीं करता, ये दूसरा पॉइंट था। आगे देखिए डब्ल्यूएसएम में क्या है, डब्ल्यूएसएम में तीसरा पॉइंट है, इसका जो स्ट्रेस डायग्राम है वो लीनियर था। स्ट्रेस डायग्राम हो या स्ट्रेन डायग्राम हो, इसमें दोनों लीनियर होते हैं डब्ल्यूएसएम मेथड में, और जबकि एलएसएम मेथड में क्या है, एलएसएम मेथड में रहता है, देखिए स्ट्रेस डायग्राम कैसा था, मैंने ये 22 नंबर पेज है भाई, ठीक है, इसको 22 यहाँ कुछ ना समझे, पेज नंबर चल रहे हैं, 15 पेज मैंने डब्ल्यूएसएम के बताए थे आपको, ये आगे के पेज हैं एलएसएम मेथड के, ठीक है, तो 22 पेज नंबर है। तो इसका स्ट्रेस डायग्राम पार्शियली रेक्टेंगुलर बताया था, देखिए आधा रेक्टेंगुलर था यहाँ तक, और नीचे कैसा रहता है, पार्शियली पैराबोलिक था, समझ पा रहे हैं, ये हो गया इसका स्ट्रेस डायग्राम। आगे हमने डब्ल्यूएसएम मेथड में क्या किया था, मॉड्यूलर रेशियो एम का यूज किया था, लेकिन हम यहाँ पर एम का यूज नहीं करेंगे, एलएसएम में एम का यूज नहीं करते हैं, इतना समझ पा रहे हैं। अगला डिफरेंस देखेंगे, इसमें हम क्या करते थे, सेफ्टी फैक्टर का यूज करते थे, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, जबकि इसमें हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज करते हैं। यहाँ पर सुरक्षा गुणांक का यूज करते हैं, यहाँ पर पार्शियली सेफ्टी फैक्टर यानी आंशिक सुरक्षा गुणांक का यूज करते हैं। आपको पता है कंक्रीट के केस में डब्ल्यूएसएम में कितनी वैल्यू थी, 3 थी, स्टील के केस में कितनी थी, 1.78 थी। यहाँ पर एलएसएम मेथड में कंक्रीट के केस में 1.5 है और स्टील के केस में 1.15 है, इतना समझ आ रहा है। आगे छठा पॉइंट, इसमें हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन यूज नहीं कर सकते, इसमें ओवर रेनफोर्स सेक्शन यूज डब्ल्यूएसएम में ओवर रेनफोर्स सेक्शन यूज कर सकते हैं और एलएसएम में ओवर रेनफोर्स सेक्शन यूज नहीं करते हैं, मैंने अभी भी बताया था आपको। छठा पॉइंट क्लियर है। सातवां पॉइंट, इसमें स्टील की मात्रा अधिक रहती है, ठीक है, यानी कि डब्ल्यूएसएम मेथड में स्टील हम कैसे करते हैं, ज़्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन यूज कर सकते हैं तो मतलब स्टील ज़्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें स्टील ज़्यादा यूज नहीं करते, स्टील की मात्रा कम रहती है इसमें, क्योंकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन इसमें यूज नहीं करते हैं एलएसएम में। आगे डब्ल्यूएसएम जो सेक्शन था, डब्ल्यूएसएम जो मेथड था, उसके थ्रू जो हम सेक्शन बनाएंगे वो कैसा रहेगा, मितव्ययी नहीं होता है, इकोनॉमिक नहीं होगा वो, मतलब सस्ता नहीं होता, महंगा पड़ता है बहुत डब्ल्यूएसएम मेथड। एलएसएम मेथड सस्ता होगा क्योंकि इसमें स्टील कम यूज कर रहे हैं, तो ये मितव्ययी भी होता है, समझ आ गया ना। तो ये आपका यहाँ तक हो गया कंप्लीट। तो ये था आपका अब तक का एलएसएम मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आई होप सो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार मेन जो फॉर्मूले यूज हैं इसमें, वो फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर देता हूँ, कौन कौन से आपको याद रखने हैं। एक तो देखिए चारों वैल्यू आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, यानी कि गामा एफ की वैल्यू 2 लोड के लिए, 3 लोड के लिए 1.5 और 1.2, जल्दी से ब्रीफिंग करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर का समझ आ रहा है, यानी कि जब 2 लोड होंगे तो 1.5, अगर 3 लोड होंगे तो 1.2। मटेरियल के लिए कितना, स्टील के लिए 1.5 और कंक्रीट के लिए 1.5, स्टील के लिए 1.15, ठीक है। डिजाइन लोड आप बताइए, यानी हम जब गामा एफ का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, करेक्टरिस्टिक लोड में, तो उसे कह देंगे क्या, डिजाइन लोड। स्ट्रेंथ के केस में क्या करेंगे, गामा एम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो सब थोड़ा आपको वैल्यू सिर्फ देखनी है ध्यान से। देखिए एक तो ये वैल्यू याद रखनी थी आपको कि स्टील के केस में डिजाइन स्ट्रेंथ आती है 0.87 FY, क्लियर। दूसरी वैल्यू आपको किसकी याद रखनी थी, कंक्रीट के केस में कितनी याद रखनी है, 0.45 FC के कंक्रीट के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ थी। अजम्पशन में आपको ये वैल्यू डिजाइन के लिए, डेरिवेशन के लिए थी सिर्फ। यहाँ पर आपको केवल कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पर याद रखना है ये सी की वैल्यू, ठीक, सी की वैल्यू, ठीक। एक इसमें आपको याद रखना है बाई बार की वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू, ये डेरिवेशन आपको समझी आ गया और आप एक बार ध्यान से पढ़ सकते हैं। और एक टेंसाइल फोर्स, 4 वैल्यू हो गए यहाँ तक, क्या क्या, बाई बार की वैल्यू, सी की वैल्यू, टी की वैल्यू, ठीक है, और ऊपर गामा एफ की वैल्यू और गामा एम की वैल्यू। इसके बाद एक फार्मूला याद रखना है, एक्स यू का फार्मूला क्या था, ठीक। इसके बाद आपको याद रखना है एक्स यू लिमिट का फार्मूला 700 D/0.87 FY + 1100। इसके थ्रू ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कई बार पूछी जाती है एग्जामों में, कंपटीशन एग्जाम में, जेईई के में कई बार पूछेगी इससे वैल्यू। इसके बाद एक जेड का फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक।
इसके बाद MU के दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, कंप्रेशन वाला भी और टेंशन वाला भी, ठीक है। MU के बाद इधर से फिर ये टेबल याद रखनी है डिज़ाइन के लिए, MU लिमिट की जो वैल्यू है, ठीक, ये MU लिमिट के लिए ये वाली टेबल याद रखेंगे आप। उसके बाद हाँ ठीक है, ये कंडीशन याद रखेंगे ओवर अंडर की और बैलेंस की कंडीशन क्या है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस आपको समझ आएगा। तो ये मेन टॉपिक थे आपके LSM मेथड के। तो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा पूरा कि LSM मेथड क्या था, फंडामेंटल ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। तो देखिए दोस्तों, अब आपके ये WSM और LSM हो चुके हैं पूरे कंप्लीट, ठीक है। तो 2 वीडियो पूरी हो गई, इन दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है आपको, एक बार और देख लीजिएगा और समझ नहीं आता फिर भी आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। अब मैं इसके बाद इसकी जो अगली वीडियो लेके आऊँगा उसमें WSM और LSM, ठीक, दोनों के न्यूमेरिकल कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे 10 से 15 क्वेश्चन जो आपके किसी भी कन्वेंशनल एग्जाम में, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या किसी भी JEE एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC JEE वगैरह की, तो वहाँ पर आपके मेंस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैं आपको इसके न्यूमेरिकल लाऊंगा, ठीक है, WSM और LSM के। तो अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, तब तक हो सकता है कल आ जाए या फिर परसों में 1-2 दिन में कंटेंट तैयार करके आपको दे दूंगा, बेस्ट कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ करके मुझे एक बार ये बताइएगा आपको स्लाइड की फॉर्म में ये क्लास समझ आई है, या अगर नहीं आई है तो मुझे बताइएगा कमेंट में, फिर मैं आपको बोर्ड पे ही समझा दूंगा सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि मैं नाइट में क्लास ले रहा हूँ तो ये और इसमें मुझे बोर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, स्लाइड की फॉर्म में मुझे काफ़ी पसंद आया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा या फिर कहीं पे भी थोड़ा राइटिंग इशू हो रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, फिर मैं अगली वीडियो बोर्ड पे ही आपको करा दूंगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपकी न्यूमेरिकल पोर्शन की, ठीक है। तो हो सकता है बोर्ड पे ही कराऊंगा वो क्लास आपके लिए। तो WSM और LSM के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे टोटल के टोटल, उसमें दोनों चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो बताइएगा फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट सबको करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तब तक वेट कीजिएगा अगली क्लास का, और इसको पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।